हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिन पहले एक और हमने न्यूज़ सुनी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी जी ने भी अपने मन की बात में ये इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। ये डिजिटल वर्ड बेसिकली यूज़ किया जा रहा है कि डिजिटली ये जो अरेस्टिंग साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा हो रही है वो। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें है कि स्कैमर जो होते हैं, ऑनलाइन स्कैमर होते हैं, तो स्कैमर पोज एज पर्सनल फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स एंड आरबीआई और ईडी। तो जो स्कैमर होते हैं वो आपको वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल में वो पुलिस के ड्रेस में हो सकते हैं या सीबीआई ऑफिसर के रूप में हो सकते हैं, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, वो आरबीआई ऑफिशियल हो सकते हैं, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होती है एजेंसी, उसके ऑफिशियल बन के आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करते हैं। वो वीडियो कॉल में वो पूरी तरह ड्रेस में रहते हैं, पीछे फ्लैग रहता है इंडिया का। और जब भी वो वीडियो कॉल करते हैं तो वो आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले ही जान चुके होते हैं और उस बेसिस पे वो आपको कॉल करते हैं और धीरे धीरे वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है आपके बारे में। फिर उससे आप फंसते चले जाते हैं और उन्हें फिर अपनी इन्फॉर्मेशन जो नहीं देनी चाहिए वो देना शुरू कर देते हैं। जनरली यही होता है डिजिटल अरेस्ट में। तो अब अगर बात करें कि रियलिटी में क्या कर रहे हैं वो विक्टिम्स रिसीव कॉल्स एलिजिंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज़। जब वो कॉल करते हैं तो आपको फंसाने की कोशिश इस बात पे होती है कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व थे और कुछ प्रूफ्स देना शुरू कर देते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग कॉन्ट्राबैंड आइटम्स लाइक ड्रग और फेक पासपोर्ट। तो आपको जो फंसाया जाएगा वो ड्रग मामलों में फंसाया जाएगा, फेक पासपोर्ट में फंसाया जाएगा। आपको एट द सेम टाइम वीडियो कॉल करते करते वो कॉल भी कर देते हैं कि आप एफआईआर की कॉपी व्हाट्सएप में भेज देंगे और उसमें पूरी तरह सील और साइन और एफआईआर का नंबर भी दिया रहेगा कि आप पूरी तरह उसमें फंस जाएं। और ये हो रहा है, ये लाइव एग्जांपल हुए हैं और इसीलिए पीएम मोदी जी ने भी इसके बारे में बात किया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर दी कि कभी भी अगर किसी के साथ भी होता है तो उससे बच के रहें। तो अगर अवेयरनेस रहेगी तो हम बच के रहेंगे, अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। और ये बहुत ही क्रिटिकल केस बन चुका है क्योंकि ये बहुत आसानी से डिजिटल अरेस्ट लोग हो जा रहे हैं, डिजिटली अरेस्ट हो जा रहे हैं। कोई फिजिकली आके अरेस्ट नहीं कर रहा है, पर ये डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल के वो आपको अट्रैक्ट कर ले जाते हैं। जैसे कि लव्ड वन कॉट इन क्रिमिनल एक्टिविटी डिमांडिंग मनी टू रिजॉल्व। कभी कभी ये इस बात पे भी कॉल करते हैं कि आपके लव्ड वन, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंस गए हैं। अब अगर उनको केस से हटाना है तो वो फिर मनी की डिमांड करते हैं और डिमांडिंग मनी। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, तो उसने एक डेटा दिया है कि उन्होंने बताया है कि जो साइबर क्राइम है इंडिया पे वो 24.4% बढ़ गए हैं पहले की तुलना में। तो ये इतना घातक होता जा रहा है डिजिटल अरेस्ट। और ना सिर्फ डिजिटल अरेस्ट, अभी तो डिजिटल अरेस्ट ये नया टर्म आया है कि डिजिटली अरेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको कॉल करके कुछ ओटीपी के थ्रू ये पासवर्ड लेके आपके अकाउंट डिटेलिंग ले लेते थे और उससे पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे। पर वो उससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है कि अब ये खुद ही पुलिस वाले बन जाते हैं, सीबीआई ऑफिसर बन जाते हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल बन जाते हैं, आरबीआई के ऑफिशियल बन जाते हैं। तो इसमें ये देखा जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हम बात करें कि मेजर रीसेंट जो साइबर अटैक्स थे जो कि काफ़ी फेमस हुए थे, काफ़ी न्यूज़ में थे, तो उसमें से पहला जो है वो है वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक, जो कि 2017 में हुआ था। ये एक प्रकार का साइबर अटैक था। ये क्या करता था, ये
जो भी साइबर अटैकर्स होते थे वो आपके कंप्यूटर को हैक करके उसमें एक चीज़ डिस्प्ले करते थे कि इतने डॉलर का पेमेंट हमें करिए इतनी टाइम लिमिट के अंदर, वरना आपकी डिटेल्स पूरी तरह चुरा ली जाएंगी और आपके सिस्टम को पूरी तरह वो कर दिया जाए, करप्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें पूरी वार्निंग दी रहती थी और वो तब तक नहीं ओपन होता था, तब तक वो अनलॉक नहीं होता था। वो सिर्फ एक स्क्रीन रहती थी, वही डिस्प्ले होती रहती थी कि आप इतना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब तक वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो जाता था उस टाइम लिमिट के अंदर, तब तक वो स्क्रीन वो ओपन नहीं करते थे। ये इतना ख़तरनाक अटैक था, अभी 2017 में सबसे ज़्यादा फेमस था। फिर कुछ फाइनेंशियल डेटा भी है जो कि 9 मिलियन प्लस कार्ड होल्डर्स जो हैं, इंक्लूडिंग एसबीआई के जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनका भी डेटा लीक हुआ है। अब ये डेटा फाइनेंशियल फ्रॉड के थ्रू ही हुआ है कि जब एक बार डेटा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो कई मायनों में हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स जो भी होते हैं उनको हेल्प करती है और वो डेटा कहीं ना कहीं तो ब्रीच हो ही जाता है, जिससे वो डेटा पूरा चला जाता है। आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंट डिटेल्स, आपके एटीएम कार्ड की डिटेल्स और आपके फ़ोन नंबर्स, ओटीपी नंबर्स सब चले जाते हैं। फिर कुछ अगर हम रीसेंट एग्जांपल देखें कि डिजिटल अरेस्ट के कुछ ऐसे रीसेंट एग्जांपल अगर आए हों, तो ऐसा केस आया है वर्धमान ग्रुप डायरेक्टर केस में हुआ है, जिसमें 7 करोड़ रुपए मांगे गए थे कि उनके अकाउंट पर ट्रांसफ़र किए जाएँ। ऐसा साइबर क्रिमिनल जो वो थे उन्होंने किया था कि 7 करोड़ की फिरौती ले ली, मतलब ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करा लिए। इतना अच्छे से वो करते हैं उसे कि कोई भी उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए राज़ी हो जाता है। दूसरा हम देखें कि फेक इम्पर्सोनेशन एज़ अ सीजीआई, एक ऐसा केस हुआ था जिसमें ऑनलाइन ही वो सीजीआई डीवाई जो चंद्रचूड़ अभी हमारे सीजीआई हैं, उन्हीं का वो बन के वीडियो कॉल के थ्रू कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया गया था केस के वर्डिक्ट को। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंट में था। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपके पास कॉल आते हैं, जनरली मैंने खुद अभी जो एक रीसेंट एग्जांपल सुना था कि एक बैंक मैनेजर के थ्रू भी कॉल आ रहे हैं लोगों के पास कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपके कुछ डिटेल्स हमें चाहिए तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो जनरली हम क्या सुनते थे कि अभी तक ऑनलाइन फ्रॉड होते थे कि कोई भी रैंडम पर्सन कॉल करता था और आपकी डिटेल लेता था। पर आप जब भी सुनेंगे कि बैंक मैनेजर ही कॉल कर रहा है तो शायद हो सकता है सही चीज़ हो, तो हम अपनी डिटेल दे देते हैं। जबकि बैंक कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल नहीं करते हैं। इतनी बार एडवाइजरी जारी की जाती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक वाले कभी भी ऑन कॉल के थ्रू नहीं मांगते हैं, कभी भी कोई ओटीपी नहीं मांगता है, कभी बैंक मैनेजर आपको कॉल नहीं करता है। जनरली बैंक मैनेजर कभी अगर कॉल भी करते हैं तो चेक के लिए करते हैं कि कभी भी जब चेक इशू होते हैं तो क्या वो चेक आपने ही इशू किया था कि नहीं, वो एक कंफर्मेशन होता है। पर वो कोई डिटेल नहीं मांगते उसमें आपका कंफर्मेशन लेते हैं और कभी कभी कंफर्मेशन लेने के लिए वो बुला भी लेते हैं कि आप सर्टेन जो भी बैंक होता है आप बैंक में चले जाओ और वहाँ पर अगर वो लगता है कि आपने किया था तो ठीक है, उसे वेरीफाई कर देते हैं पेमेंट के लिए। अगर नहीं होता है तो फिर उस चेक को जो अमाउंट होता है उसको रोक दिया जाता है। तो ये बैंक की तरफ से सेफ्टी रखी जाती है। पर बैंक के कभी भी ना बैंक के कर्मचारी ना बैंक मैनेजर कभी कॉल नहीं करते हैं आपके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ना मैसेज के थ्रू ना कॉल के थ्रू। फिर वेरिफिकेशन आइडेंटिटी, अगर कभी आपके पास ये कॉल आ जाए डिजिटल अरेस्ट के, ऑनलाइन फ्रॉड के, बैंकिंग के, ऑनलाइन फ्रॉड बैंकिंग के कॉल अगर आते हैं आपको, तो कभी भड़बड़ाना नहीं है। आपको कभी ओटीपी मोबाइल में किसी को भी नहीं देना है अनलेस एंड अनटिल वो आपके घर के कोई जानकार ना हो। जनरली आप कोशिश करिए कि कितना भी पर्सनल कोई भी काम हो, आप ओटीपी मोबाइल के थ्रू कभी मत दीजिए। अगर कॉल आते हैं तो आप वेरीफाई करिए, जब तक वेरीफाई नहीं हो रहा है तब तक आप डिटेल मत दीजिए। कभी कभी जैसे वीडियो कॉल के थ्रू अगर चीज़ें आ रही हैं तो आप वीडियो कॉल को भी कट करिए। कोशिश करिए कि वीडियो कॉल पे कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर आपको वीडियो कॉल करके कोई भी एडवाइज़री जारी नहीं कर सकते हैं। ये लीगल नहीं है। कभी भी नहीं होता है कि ऑनलाइन के थ्रू आपको व्हाट्सएप कॉल करेंगे पुलिस वाले फिर आपको बुलाएँगे, ऐसा कभी नहीं होता है।
तो आप वेरीफाई अच्छे से करिए। फिर डॉक्यूमेंट एविडेंस, जो आपको डॉक्यूमेंट कभी कभी आपको उलझाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं कि आपकी कुछ जानकारी पहले ही ले लेंगे, आधार कार्ड डिटेल ले लेंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन वो जानबूझ के बताएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और उसे आप सही समझ बैठेंगे कि ये अगर डिटेल दे रहे हैं तो शायद सही होगा। पर सिर्फ एक दो डिटेल देखने से आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि यही मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, यही डॉक्यूमेंट एविडेंस हो सकते हैं? आप उसे वेरीफाई करिए, क्रॉस चेक करिए। कॉन्टैक्टिंग अथॉरिटीज़, आपके पास कभी भी आता है, कभी भी बैंक से कॉल आता है, तो आप जाके अपने बैंक में जाइए, अपने बैंक में जाकर चीज़ें पूछिए कि क्या सच में उन्होंने कॉल किया था, क्या डिटेल चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर नहीं रीड कर रहे हैं कि ये ऐसे कोई मामले हैं क्या, आ रहे हैं, तो हमें कैसे सतर्क रहना है। जैसे पीएम मोदी जी ने मन की बात की, मन की बात में उन्होंने इसका डिस्कस किया। अगर आप मन की बात में वो टॉपिक नहीं देख पाए हैं तो कहीं और से अवेयर हो जाएं, एजुकेशन रखें इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल फ्रॉड को बचा सकता है। क्योंकि एक बार फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाने के बाद आपके पैसे वापस नहीं आ पाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें कि आपके पास आपका कभी फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, ऑनलाइन ठगी के शिकार आप कभी नहीं बने। और वीडियो कॉल करने वाले ये लोग पुलिस, सीबीआई, कस्टम अधिकारी या जज नहीं, बल्कि साइबर अपराधी होते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से हमेशा ऑब्ज़र्व करके चीज़ें वे फॉरवर्ड करें। और कभी भी पैनिक नहीं हो। कभी भी कॉल आते हैं, कभी भी डरवाने के लिए कॉल आता है आपको कि इस चीज़ से ये हो जाएगा, तो आप जब तक क्रॉस वेरीफाई कई लोगों से नहीं करें तब तक डरें नहीं, क्योंकि डर का ही वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो इस चीज़ से अवेयर रहें। और कभी भी किसी को भी आप ना बैंक की डिटेल, ना कार्ड, अपने एटीएम कार्ड की डिटेल कभी भी ऑनलाइन कभी भी शेयर भी नहीं करें किसी को, क्योंकि शेयर करने से भी चीज़ें लीक हो जाती हैं। और लीक एक बार अगर हो गई तो वो क्लोनिंग कर लेते हैं कार्ड की, और क्लोनिंग करने के बाद आपका नंबर भी जनरेट कर लेते हैं फेक, और फेक नंबर से फिर वो ओटीपी जनरेट कर ले जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। ये सिर्फ एक नॉलेज पर्सपेक्टिव वीडियो है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को सुनें, देखें और आगे का स्टेप लें जो कि आपके लिए सही होना चाहिए। एंड थैंक यू।